कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस काफ़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको देंगे, तो बहुत ध्यान से इनको सुनना और समझना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नीट जेईई के क्वेश्चंस हैं ये। द कॉम्प्लेक्स COCl3 डॉट थ्राइस NH3 आयोनाइजेस टू गिव 2 क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन, नो क्लोराइड आयन। अब समझना, जैसे ये कोबाल्ट है, ठीक है। अब ये कोबाल्ट जो है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें 6 लिगेंड चाहिए। तो अब देखो 3 अमोनिया के हो गए और 3 क्लोरीन के हो गए, तो ये देखो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जैसा कि आपको पता है बिग ब्रैकेट ब्रेक नहीं होता। अब ये जो तीनों क्लोरीन हैं ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालें तो हमें यहाँ पर एक भी क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा। तो वो बोल रहा है इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम आयोनाइज करें तो कितने क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 अमोनिया है, 3 क्लोरीन है और वो ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर कोई क्लोराइड आयन हमें नहीं मिलने वाला। In solid CuSO4.5H2O, copper is coordinated to number of water molecule equal to। अब देखो यहां पर CuSO4.5H2O ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब समझना कैसे है। ये कॉपर यहां पर H2O होल 4 आएगा, बाहर आएगा सल्फेट और बाहर एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। जब ये सल्फेट ब्रेक होगा तो ये -2 और कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा +2 चार्ज, और यहीं से तो कॉपर पे आता है +2 चार्ज। तो ये जो कॉपर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटेड होगा 4 वाटर मॉलिक्यूल से। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन विल प्रोड्यूस 2 इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। अब इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से रिएक्ट करने पर AgNO3 से रिएक्ट करने पर 2 मोल AgCl देखने को मिल रहा है। तो अब देखो हम टॉलेंस रिएजेंट या सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहे हैं और हमें कॉम्प्लेक्स में 2 मोल AgCl मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन है। देखो कॉम्प्लेक्स के बाहर जितने क्लोरीन होंगे उतने ही AgCl प्रेसिपिटेट होंगे। अब देखो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएंगे, तो यहां पर कुछ भी प्रेसिपिटेट नहीं होना। यहां पर देखो ये 6 अमोनिया अंदर चला जाएगा और 3 क्लोरीन बाहर हो जाएगा, तो यहां 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे। यहां पर हम बात करें तो 4 अमोनिया अंदर चला जाएगा, 2 क्लोरीन अंदर चला जाएगा और 1 क्लोरीन बाहर रहेगा, तो यहाँ 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। और यहाँ D की अगर हम बात करें CONH3 होल 5, 1 Cl अंदर और बाहर Cl2, तो यहाँ पर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, यहाँ 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। तो CONH3 होल 5, अब देखो यहाँ पर 5 हो गए, 1 क्लोरीन अंदर कर दिया तो 6 लिगेंड हो गए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया और बाहर हो गया Cl2, तो यहाँ 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा D। When AgNO3 solution is added to excess of 1 molar solution of COCl3.XNH3, ये जो हम सवाल कर रहे हैं ये कर रहे हैं वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में क्या कहा गया कि भाई 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी है, कितने लिगेंड से सराउंडेड है और क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। अब इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो बिग ब्रैकेट है वो कभी नहीं टूटेगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट है वो आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में मिलेगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पर दिया है when AgNO3 is added to this solution 1 mole of AgCl is formed। इसका मतलब क्या है, ये कोबाल्ट लो और बाहर Cl लिख दो, अब यहां 1 मोल AgCl मिलेगा। अब CO, तो यहां पर देखो 2 क्लोरीन हम अंदर कर दें और फिर अमोनिया कितने लेने पड़ेंगे। अब देखो तो यहां पर 2 क्लोरीन हो गए तो अमोनिया हमें यहां पर
4 लेने पड़ेंगे, 4 2 6, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पर ये 1 मोल AgCl हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू होने वाली है 4। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 4। Which one of the following will give a white precipitate with AgNO3 in aqueous medium? अब देखो AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट क्लोराइड आयन देगा, क्योंकि ये प्लस AgCl बना लेगा। तो कॉम्प्लेक्स के बाहर जहां क्लोरीन होगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, वो AgCl बना लेगा। अब देखो यहाँ क्लोरीन अंदर है, ये नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है, तो वो आयन क्लोराइड आयन की फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ कितने मोल AgCl मिल जाएंगे, 2 मोल AgCl मिल जाएंगे, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन बाहर है। Which one of the following complex will give white precipitate with BaCl2? अब देखो BaCl2 क्या बनाएगा, बेरियम प्लस 2। अब ये बेरियम प्लस 2 सल्फेट के साथ BaSO4 बनाता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है सल्फेट के साथ BaSO4। तो देखो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अब इनमें से सल्फेट आयन कौन देगा, अब इसमें देखो यहाँ पर ये सल्फेट अंदर है, तो ये आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में नहीं मिलेगा। यहाँ भी सल्फेट अंदर है, नहीं मिलेगा। यहाँ क्लोराइड मिलेगा आयन की फॉर्म में, लेकिन क्लोराइड Ba के साथ मिलकर तो वो तो BaCl2 सोल्यूशन है, हमें BaSO4 बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये सल्फेट सोल्यूशन के बाहर है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन हमको मिल जाएगा, और वो बेरियम से रिएक्ट करके BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ सल्फेट। वहीं AgCl जहां बन रहा है वो टेस्ट ऑफ क्लोराइड हो गया। द डोनर एटम इन EDTA, ई इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। इथिलीन मतलब 2 कार्बन, डाइअमाइन मतलब 2 नाइट्रोजन, और टेट्रा एसिटेट मतलब 4 एसिटेट ग्रुप। ये एसिटेट ग्रुप एसिटिक एसिड से आए हैं, ये एसिटिक एसिड, ये एसिटेट ग्रुप। अब ये माइनस चार्ज है, तो ये लिगेंड की तरह वर्क करेगा। ये हो गया EDTA, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 ऑक्सीजन है डोनेट करने के लिए, और 2 नाइट्रोजन है। तो 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। इसका बी वाला ऑप्शन होगा EDTA। तो EDTA पे, EDTA हेक्साडेंटेट है और उस पर चार्ज है -4। Which of the following ligand is not a chelating ligand? देखो चिलेटिंग लिगेंड वो होता है जो कॉम्प्लेक्स के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है EN, ऑक्सलेट, बाइडेंटेट, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ये भी चिलेटिंग लिगेंड है, और फिर उसके बाद EDTA, ये भी चिलेटिंग लिगेंड है। तो ये 4 याद रख लो, ये सब चिलेटिंग लिगेंड है। अब देखो चिलेशन से क्या होता है, जब कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर EDTA बनाएगा, EN बनाएगा, ऑक्सलेट बनाएगा। पिरिडीन इज नॉट अ चिलेटिंग लिगेंड। पिरिडीन ऐसा होता है, ये पिरिडीन यूनिडेंटेट लिगेंड है ये, तो ये कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ठीक है, इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O5NoSO4 नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO बिहेव एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो पी ब्लॉक में टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आता है, आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आता है। नाइट्रेट को टेस्ट करते समय हम Fe+3 डालते हैं, Fe+2 डालते हैं, और वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसी कॉम्प्लेक्स को हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात यह है, इसमें NO जो है वो नाइट्रोसिल नहीं है, वो नाइट्रोसोनियम है। मतलब यहाँ NO पे चार्ज +1 है, और यहाँ NO पे चार्ज +1 है, तो सल्फेट -2, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है। तो अब यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X 5 × 0 0, ये NO हो गई +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ X क्या हो जाएगा +2 -1, तो X इक्वल टू हो जाएगा +1। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी
+1। तो पहली बार आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 किसमें, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में बनती है। तो यहां पर NO क्या है, NO यहां पर प्लस है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ चिलेटिंग लिगेंड। अभी मैंने बताया था EN ऑक्सलेट EDTA और DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ये निकल के साथ निकल का टेस्ट देता है। जैसे DMG है जो है निकल के साथ एक कलर्ड कंपाउंड बनाता है और टेस्ट ऑफ निकल में काम आता है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। फिर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट हम MCQs कर रहे थे और अब अगला टॉपिक है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द लिगेंड NO, ये जो NO लिगेंड है इसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल, लेकिन अगर NO प्लस है तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ पर सिर्फ NO है तो ये होगा नाइट्रोसिल। अब नाइट्रोसोनियम कहाँ होता है, ये होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रेट में, वहां पर नाइट्रोसोनियम होता है, वहां पर सेंटर एटम जो होता है वो आयरन होता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1। ये बात हमको याद रखनी है। इसका IUPAC नेम बताना है पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम अगर 3 है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्राई पोटेशियम बोलोगे। जैसे हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड, अब CaCl2 है तो ऐसा नहीं बोलते कैल्शियम डाई क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर पोटेशियम है तो पोटेशियम बोलना है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, क्योंकि यहां +3 यहां हो जाएगा -3, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, इसका B हो जाएगा। द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, इसको हम बोलेंगे टेट्रामाइन कॉपर 2 नाइट्रेट। देखो कॉम्प्लेक्स, यहां पर ये नाइट्रेट आयन होगा, ओवरऑल -2 चार्ज +2 चार्ज, तो टेट्रामाइन, कहां लिखा टेट्रामाइन कॉपर 2 नाइट्रेट, बिल्कुल सही, इसका नाम ये होगा। ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है CuNH3 4 +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, हाँ ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है और यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। यहां NO नाइट्रोसिल नहीं है, यहां NO नाइट्रोसोनियम है, यहां NO की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है +1। ठीक है, तो यहां पर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रेट है। द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अब IUPAC नेम में सबसे पहले हमें लिगेंड लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले अमाइन का A, फिर ब्रोमो का B, फिर क्लोरो का C, क्लोरिडो का C और नाइट्रिटो का N। ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ब्रोमिडो, ब्रोमिडो के बाद क्लोरो, ये देखो ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो। अब देखो नाइट्रो नहीं, यहां पर नाइट्रीटो N आना चाहिए कायदे से, लेकिन ठीक है नाइट्रो लिखा है तो ठीक है, नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ये C हो गया। क्योंकि देखो यहां पर NO2 है तो नाइट्रीटो N बोलेंगे और ONO हो तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रीटो O। ठीक, बाकी यही सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। अब इसके बाद K फॉर पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2, बिल्कुल सही, यही आएगा इसका आंसर। कैसे, पोटेशियम हेक्सासाइनो, अब देखो यहां पर +4 चार्ज है या -2 चार्ज है, अब आयरन का चार्ज निकालते हैं, x - 6 = -2, तो x इक्वल टू, सॉरी ये -4 चार्ज आएगा, यहाँ +4 चार्ज आएगा, 4 पोटेशियम है, यहाँ -4 आएगा, ये -4 है, तो x - 6 = -4, तो x इक्वल टू -4 + 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ +2 चार्ज आ जाएगा, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन 3, सबसे पहले आयरन पे चार्ज +3, हेक्सासाइनोफेरेट FeCN होल 6 और इसका चार्ज दिया है 2,
तो 2 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4, ये हो गया -4, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा Fe4 FeCN6 पर चार्ज 3, और इसी को हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू D। अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस किस में होगा? सबसे पहले 3 बाइडेंटेट लिगेंड अगर मिल गए, चाहे EN हो जाए चाहे ऑक्सलेट हो जाए, वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। फिर COOX होल ट्वाइस Cl2, इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक भी बाइडेंटेट लिगेंड है, पूरे कॉम्प्लेक्स में एक भी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। और उसके बाद अगर 6 लिगेंड है और 6 के 6 लिगेंड अलग अलग हैं, तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें सिस और ट्रांस दोनों हो सकता है। अब सिस ट्रांस क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और ये जो सिस की मिरर इमेज है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो अब देखो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा, जहां पर 2 बाइडेंटेट होंगे, 2 यूनिडेंटेट लिगेंड होंगे, वहां पर हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखो, ये देखो 2 बाइडेंटेट है, 2 यूनिडेंटेट है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों देखने को मिलेगा। अब जैसे कैसे मिलेगा? ये प्लैटिनम, ये EN बाइडेंटेट लिगेंड है, फिर ये EN बाइडेंटेट लिगेंड है, ये Cl और Cl, ये दोनों Cl अपोजिट हो गए, ट्रांस हो गया। प्लैटिनम, फिर क्लोरीन, क्लोरीन EN और EN, ये दोनों साथ में हो गए तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। और सिस की जो मिरर इमेज है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ठीक है, वो उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगी। तो टोटल इसके कितने आइसोमर बनने वाले हैं? 3 आइसोमर बनने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आइसोमेरिज्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन सिस ट्रांस नहीं बनाएगा? ये देखो OX होल थ्राइस 3 बाइडेंटेट है, अरे ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, ऑप्टिकल है। बाकी सब जगह बन जाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, मतलब बाकी सब जगह ज्योमेट्रिकल बन जाएंगे, यहां पर बन जाएगा, यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। अब जैसे मान लो कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो MX5 और Y, इसमें नहीं बन पाएगा सिस ट्रांस। क्यों? क्योंकि ये 5 एक जैसे हैं और एक अलग है। कम से कम 2 तो ऐसे हों, जैसे मान लो MX4Y2, इसमें बन जाएगा सिस ट्रांस, ठीक है, इसमें बन जाएगा सिस ट्रांस, इसमें नहीं बनेगा। अच्छा एक और खास बात सुन लो, जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उनका हम सिस ट्रांस भी नहीं बना सकते और उनका हम डेक्स्ट्रोलीवो भी नहीं बना सकते। यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है, ये A और A, ये देखो ये A, ये दोनों A इस प्लेन में है और ये A ऊपर वाले प्लेन में है, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्लेन है ये इस तरीके से वर्टिकल है, फेशियल प्लेन, तो इसको हम बोलेंगे फैक आइसोमर। अब यहीं पर ये A और ये वाला A यहां होता तो ये इस प्लेन में होता, इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। तो ये हो गया ऊपर वाला फेशियल और ये हो गया मेरिडोनियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? 3 बाइडेंटेट होंगे ही होंगे, इसका सिस फॉर्म होगा ही होगा, अभी बताया, लेकिन ट्रांस वाला नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? दैट इज डी, ट्रांस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सिस कर देगा, फिर उसके बाद ट्रांस नहीं कर पाएगा, ये ट्रांस ही नहीं कर पाएगा, ये सिस ट्रांस, ये तो ज्योमेट्रिकल है, बस यही करेगा इसका सिस फॉर्म जो भी बताया। पिक आउट द रॉन्ग मैच।
आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है, यहाँ क्लोरीन अंदर कर दो, ब्रोमीन, ये क्लोरीन बाहर कर दो, ब्रोमीन अंदर कर दो, अलग अलग आयन मिलेगा, आयोनाइजेशन। यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं है, ये तो ऑप्टिकल है। ऑक्सलेट क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड से आया है, C2O4-2 ऑक्सलेट। तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें डेक्स्ट्रोलीवो होगा, ऑप्टिकल इसमें होगा। इसका अगर वो सिस लिख देता तो हम कर देते ऑप्टिकल या आइसोमर, लेकिन सिस वजह से कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां पर जो गलत बात है, हाँ मतलब इसका जो सिस फॉर्म है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यहां पर ये जो लिखा है ज्योमेट्रिकल, तो ये ज्योमेट्रिकल तो कैसे ही नहीं हो सकता, ये ऑप्टिकल होगा। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। देखो सबसे पहले NO2 है तो ONO हो जाएगा, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। वैसे ही नाइट्रेट अंदर NO2 बाहर, तो लिंकेज के साथ साथ आयोनाइजेशन दोनों देखने को मिलेगा। अगर NO2 बाहर आ जाएगा तो NO2 माइनस मिलेगा, अभी नाइट्रेट मिल रहा है, तो अलग अलग आयन भी देखने को मिलेंगे और NO2 का लिंकेज भी देखने मिलेगा। दो बिग ब्रैकेट, इनमें किस तरह की आइसोमेरिज्म है? देखो अब आप सोचो कि भाई इसमें और इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स NO2-1 आयन देगा, ये क्लोराइड देगा, तो अलग अलग आयन देंगे वाटर में डालने पर, तो इसलिए हम इनको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये एग्जांपल है आयोनाइजेशन का। द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस एंड दिस आर एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 5 वाटर हैं, और वाटर बाहर निकल के आ रहा है, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, या इसी को हम कहते हैं सॉल्वेट। ब्रैकेट के अंदर बाहर वाटर बदलना हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म? इनमें से किसमें आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा? ठीक है, यहाँ पर 4, 2, 6 सिस्ट्रांस, ठीक है, इसमें भी सिस्ट्रांस देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये तो आपका ऑप्टिकल है ही, डेक्स्ट्रोलीवो, लेकिन इसमें कोई आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना इस बात को। निकल है, अमोनिया है, क्लोरीन है, असल में इसका जो शेप होगा ना वो टेट्राहेड्रल होगा, और इस टेट्राहेड्रल के केस में ना सिस्ट्रांस देखने को मिलेगा ना डेक्स्ट्रोलीवो देखने को मिलेगा। यहां पर तो सिस प्लेटिन बन रहा है, सिस और ट्रांस प्लेटिन यहां पर देखने मिल जाएगा, क्योंकि प्लेटिनम के केस में अंदर वाला डी इन्वॉल्व होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल होगा ना ऑप्टिकल होगा, मतलब इस सी वाले केस में कोई भी आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो इस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स का वो कलर पूछे, तो ये जो कोबाल्ट है ना, इसका कलर पिंक होता है, ये पिंक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो आप इसको याद ही रख लो, कोबाल्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इसका पिंक कलर होता है। PtCl4.2HCl। अब इसको देखो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपन, PtCl6 और H2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो +4, वहीं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो +6, तो प्राइमरी वैलेंसी 4 होगी और सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। अब वो बोल रहा है, देखो मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया, उसने बोला देयर इज नो प्रेसिपिटेट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर एक भी Cl नहीं है, सारे के सारे Cl ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो इसलिए हमने 6 के 6 Cl अंदर रख दिए और PtCl6-2 बना दिया, ठीक। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट x -6 = -2, तो x = -2 + 6, तो x = +4, तो ये प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज प्राइमरी वैलेंसी, और कितने लिगेंड से सराउंडेड है वो सेकेंडरी वैलेंसी। द बॉन्ड इन K4FeCN6, देखना सबसे पहले आयनिक बॉन्ड +4 -4, फिर इसके C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये जो CN है ये आयरन के साथ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट,
तो आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, तीनों तरह के बॉन्ड है इसमें, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। The number of unpaired electron in the square planar PtCN whole 4 minus 2 complex ion will be। देखो अब प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, निकल का तो याद है, निकल के नीचे ही प्लेटिनम आता है, तो हम निकल की बात करते हैं। निकल होता है 28, तो आर्गन 4s2 3d8। अब यहाँ प्लेटिनम है, अब प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ 4s2 की जगह आ गया 5s2 और 4d8। अब यहां पर प्लेटिनम क्या है, +2 है, x माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2, तो ये हो गया +2, तो 4s कर दो खाली। अब d में कितना बचा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो प्लेटिनम के साथ ये जो Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसको यहां शिफ्ट करा देगा तो अंदर का d खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आप भरोगे 4d, मतलब d का 1, s का 1 और p के 2, तो ये हो जाएगा dsp2, तो इसका हो जाएगा dsp2 और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और ये जो कंपाउंड है ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, पूरी तरह पेयर्ड हो जाएगा, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। आगे बढ़ते हैं। द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, इसमें से कौन टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, हाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है ये dsp2 होता है। तो dsp2 याद कर लो कौन कौन से हैं, NiCN होल 4 -2, ये dsp2 स्क्वायर प्लेनर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद कर लो, याद ही करना पड़ेगा। CuNS3 होल 4 +2, इसमें जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 3d वाला, वो 4d में एक्साइट हो जाता है, तो dsp2 इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन आता है। PtCl4 -2, प्लेटिनम वाले जितने भी हैं सब dsp2 होंगे, पैलिडियम वाले भी PdCl4 -2 ऐसा भी दिया ना तो भी dsp2 है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये याद ही कर लो इनको, ये बार बार आने वाले हैं। अब देखो कोबाल्ट विथ ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और अंदर वाला डी इन्वॉल्व होगा, मतलब 3d वाला डी इन्वॉल्व होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, ये याद रखने वाली बात है। ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप इज, अभी मैंने क्या बताया था, PtCl4 -2 dsp2 स्क्वायर प्लेनर, वैसे ही प्लेटिनम के नीचे पैलिडियम PdCl4 -2, ये भी dsp2 है, dsp2 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 सब स्क्वायर प्लेनर, तो बचा क्या, NiCl4 -2, बस ये टेट्राहेड्रल होगा। तो ये देखो ये सभी dsp2 हैं, स्क्वायर प्लेनर हैं। अगला क्वेश्चन, NiCl4 -2, अभी मैंने बताया देखो Cl क्या वीक फील्ड लिगेंड है और वहीं CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे तो ये आएगा डायमैग्नेटिक, और ये होगा पैरामैग्नेटिक और ये होगा टेट्राहेड्रल। देखो यहां पर दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं और एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा डायमैग्नेटिक है, तो NiCO होल 4 इज डायमैग्नेटिक, सही बात है, NiCO होल 4 इज डायमैग्नेटिक, तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक तो है ही नहीं। NiCl4 -2 इज पैरामैग्नेटिक, बोथ Ni नहीं, ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। द स्पिन ऑनली मैग्नेट मोमेंट ऑफ MnBr4 -2 इज दिस, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज Mn का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। अब यहां पर Mn x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, तो Mn हो जाएगा +2, ये हो गया आर्गन 1 2 3 4 5
4s 4p। ठीक है, अब देखो बी आर क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, शिफ्टिंग तो होनी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही रहेंगे। अब 4 बी आर आप यहाँ भर दो, 4 बी आर यहाँ भर दिए तो क्या हो गई sp3 टेट्राहेड्रल। तो शेप तो हो गया टेट्राहेड्रल, लेकिन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट 5.9। देखो मैग्नेटिक मोमेंट से अगर आपको दिया है, जैसे उन्होंने दिया 5.9, तो जो आगे वाली टर्म है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 4.9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, वहीं 5.9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो यहाँ पर जो हमको शेप देखने को मिल रहा है वो sp3 और टेट्राहेड्रल देखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में भी है। 38, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन K2NiCl4 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो Ni है निकल और Cn है, शिफ्टिंग होनी है, शिफ्टिंग होनी है, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। वहीं इसमें ये +2 ये -2, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी हो जाएगी sp3। तो DsP2 और sp3, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट इज CONS3 whole 6 + 2 इज पैरामैग्नेटिक। MnBr4 -2 टेट्राहेड्रल है, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाँ ये इनकरेक्ट है। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब NO2 हो, SCN हो या CN हो, जब ये 3 हो तब लिंकेज होता है। तो यहां तो है ही नहीं लिगेंड में ये, तो इनकरेक्ट ये है। अमंग द फॉलोइंग आयन विच वन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? अब देखो ये तो डायमैग्नेटिक, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, इसमें एक अनपेयर्ड है। Fe+2, हाँ Fe+2 में 4 अनपेयर्ड है, और क्रोमियम +3 में 3 अनपेयर्ड है। करके देख लो कॉन्फ़िगरेशन Fe+2, Fe26 आर्गन 4s2 3d6, अब +2 ये गया तो d6 में देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड हो गए, तो ये हो गया बी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, इसमें अनपेयर्ड एक आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जाएगा n+1 का रूट, n+2 सॉरी n+2 का रूट, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब कॉपर +2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, √3 इज 1.73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन होगा? ये होगा डी। ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये वीक फील्ड है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करा देंगे। द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज 2.84। द करेक्ट वन इज, अब समझना यहां पर इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट दिया 2.84, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। कैसे? ये जो आगे वाली डिजिट है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब समझते हैं, पहला D4 बना दो 1 2 3 4, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कराओ T2G और Ag। अब 4 बनाने तो 1 2 3 एंड 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। तो यहां पर जो D4 है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आ जाएगा तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाएगी और नीचे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो भाई 2 ही अनपेयर्ड तो चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर अब देखो D2 इन वीक फील्ड लिगेंड, D2 इन वीक फील्ड लिगेंड ऐसा कुछ, इसमें भी तो 2 अनपेयर्ड मिलेंगे। चलो ठीक है, आप तो यही टिक करो ए, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। देखो जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज्यादा T2G और Eg में स्प्लिटिंग कराएगा, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इन सब में से जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो है अमोनिया, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ये कराएगा, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी
का गैप सबसे ज़्यादा उसमें होगा। उसके लिए अपन को पूरी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट। अब देखो सबसे आखिरी में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वाटर इससे पहले आता है लिगेंड की कैटेगरी में। Cn तो सबसे आगे आता ही है। तो यहाँ पर Cl जहाँ पर आए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें स्प्लिटिंग मिनिमम होती है। अब देखो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ चीज़ें हटा दो, जैसे ये ट्राईफिनाइल ये नहीं आता, बाईफिनाइल नहीं आता, पिरिडीन ये नहीं पूछा जाता, ये OH OH नहीं पूछा जाता, ठीक है। देखो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आखिरी में है, तो ये सब हटा दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आखिरी में। इससे पहले ऑक्सलेट है, ये हटा दो। वाटर पहले है, ठीक है, ये रहने दो। सबसे पहले CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, EDTA, NCS, वाटर, ऑक्सलेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा CN, ये तो पहले ही हटा दो फिर, तो सबसे ज़्यादा CN का है, फिर वाटर का है, ये देखो ये ऑर्डर है। अब जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। Which of the following configuration of ion has zero crystal field stabilizing energy in both strong and weak field ligand? देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है एक बार मैं समझा देता हूं। अब जैसे ये D है और यहाँ आ जाएगा T2G और इसके ऊपर आ जाएगा EG, ठीक। अब ये जो है ये है -0.4 डेल्टा नॉट और ये हो जाएगा +0.6 डेल्टा नॉट, है ना। इसमें हो जाएगा इंटू T2G इलेक्ट्रॉन और इंटू EG इलेक्ट्रॉन। अब समझना बात को, ये प्लस में ये माइनस में, अगर इंटू 2 कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा और इंटू अगर 3 कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा। अब ये +1.2, ये नीचे -1.2, तभी जीरो हो पाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो देखो यहाँ 0.6 डेल्टा नॉट, अगर EG इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है, ये हो गया प्लस में तो ये हो गया 1.2, और 0.4 डेल्टा नॉट और T2G इलेक्ट्रॉन अगर 3 हैं तो दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा -1.2, ये हो जाएगा +1.2, और ये प्लस और माइनस बराबर हो गए तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल सिंपल सी बात, जो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जीरो तब होगी जब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। T2G में 3 और EG में 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए T2G में 3, EG में। अब यहां पर अच्छा, आयन विच है जीरो बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, तो D8 D6, यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, D5 भी नहीं दिया है। D5 दिया होता अगर वीक फील्ड में तो हम कर लेते, ठीक है। अब दूसरा इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या हो सकता है। चलो D10 की बात करते हैं। D10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 6 भर जाएंगे, यहाँ 4 भर जाएंगे, तो यहाँ पर आ गए 0.6 और यहाँ भर गए 4। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ठीक है। कुछ आई बात समझ में? या तो D5 हो जाए या तो D10 हो जाए, और वो बोल रहा है इन बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, अगर D10 है तो नीचे 6 ही भराएंगे, ऊपर 2 ही भराएंगे। इसको 6 इंटू 0.4 करोगे तो ये 2.4 आ जाएगा माइनस में, और 0.64 करोगे तो ये फिर 2.4 आ जाएगा प्लस में, और इसको मिलाकर 0 हो जाएगा। तो D10 वो कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही वीक फील्ड में अगर वो बोलता सिर्फ ये बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक में, तो ये आ गया
इन वीक फील्ड लिगेंड तो फिर D5 ही होता, फिर D5 होता। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है। ब्लू एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड सोल्यूशन गिव्स, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, ग्रीन प्रेसिपिटेट नहीं, ग्रीन सोल्यूशन बनाता है। ये सोल्यूशन कलर्ड हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन उसको रिप्लेस कर देता है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पहला या दूसरा सवाल है, which of the following coordination entities should be expected to absorb light of lowest frequency? अब देखो, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी क्या होता है, एच न्यू, अगर ये कम तो एनर्जी कम, और एस सी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी। यहां पर देखते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें एनर्जी गैप लोएस्ट हो। अब वही बात है, हमने क्या देखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें क्लोरीन वोरीन आखिरी में है, तो क्लोरीन में क्या होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो क्लोरीन वाले केस में होगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले CO, फिर CN, फिर SCN, फ्लोरीन आखिरी में आएगा, B। ठीक है, सीरीज के अकॉर्डिंग देखना इसको। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन D6 मेटल कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ डेल्टा नॉट रिस्पेक्टिवली। चलो देख लेते हैं D6, 1 2 3 4 5 6, ये T2G, ये EG है ना। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -0.6 0.4 डेल्टा नॉट, और ये +0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, अब जैसे उसने बोला हाई स्पिन, पहले अपन लो स्पिन का निकालते, लो स्पिन बना लिया है क्योंकि जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरे नीचे ही भर जाएंगे, तो लो स्पिन भर गया। अब -0.4 इंटू 6, तो हो जाएगा -2.4 डेल्टा नॉट। तो बाद वाला जो है ना, हाई स्पिन नहीं लो स्पिन क्या आ रहा, -2.4 डेल्टा नॉट। तो ऐसा केवल और केवल ए ऑप्शन में। ठीक है, अगर बोलता हाई स्पिन तो 4 इधर भरते, 2 ऊपर भरते। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज K4FeCN होल 6। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऐसा निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर आयरन का क्या है 26, प्राइमरी वैलेंसी यहां पर क्या हो जाएगी 2 प्लस, और सेकेंडरी वैलेंसी कितने लिगेंड से सराउंडेड है 6 से, तो 2 इंटू 6, तो हो जाएगा 12 -2 और 26, 26 -2 12, तो हो जाएगा 24। इसको हम कर लें 24 + 12, तो हो जाएगा 36। तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितने लिगेंड से सराउंडेड है, ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड से सराउंडेड है, वो सेकेंडरी वैलेंसी है। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। देखो स्टेबिलिटी अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स की, तो जहां पर पॉलीडेंटेट लिगेंड है जैसे EDTA है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब EDTA नहीं है, ऑक्सलेट EN है, ये भी बाइडेंटेट है, चिलेट रिंग बनाते हैं, तो ये भी काफी स्टेबल है। फिर उसके बाद अगर EDTA और EN या बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो फिर हमें देखना है कि भाई किसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पेयर्ड है। कंप्लीटली पेयर्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर EDTA, EN, ऑक्सलेट सब दिया है, लेकिन EDTA हेक्साडेंटेट है, एक चिलेट रिंग बनाता है, वो भी 6 मेंबर्ड 6 रिंग बनाएगा, तो EDTA ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कब बनता है,
ऑक्टाहेड्रल तब बनता है जब 6 डोनेटिंग साइट हो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर ईडीटीए हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है मतलब एक ईडीटीए काफी है 6 डोनेटिंग साइट के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो अगर कैल्शियम का हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ईडीटीए की जरूरत पड़ेगी।